नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और किसान भाइयों, सरल शब्दों में समझिए उन 3 कृषि विधेयकों में क्या है जिन्हें मोदी सरकार कृषि सुधार का बड़ा कदम बता रही है और किसान उसका विरोध कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी सरकार का कहना है कि इन कृषि अध्यादेशों से कृषि क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आएगा। वे इसे ऐतिहासिक बता रहे हैं। तो किसान और विपक्ष इसके विरोध में है। आखिरकार इसमें क्या है और इसका विरोध क्यों हो रहा है, आइए समझते हैं। आज़ादी के बाद भारत की खेती में बड़ा बदलाव हो गया। सरकार 3 कृषि विधेयकों को कृषि सुधार में अहम कदम बता रही है। तो किसान संगठन और विपक्ष इसके खिलाफ है। सड़क और सोशल मीडिया में किसान संगठन आवाज़ बुलंद किए हैं। तो लोकसभा में तीनों बिल पास हो गए हैं। बिल पास होने के विरोध में एनडीए सरकार की सहयोगी पार्टी अकाली दल की नेता और केंद्रीय खाद्य संस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन अपने जन्मदिन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद जारी रहेगी। कुछ शक्तियां किसानों को भ्रमित करने में लगी हैं, लेकिन इससे किसानों का मुनाफा बढ़ेगा। साल 2022 तक किसानों की आमदनी बढ़ाने का वादा करने वाली केंद्र सरकार के इस विधेयकों का विरोध क्यों हो रहा है? क्यों किसानों को लग रहा है सरकार उनकी मंडियों की छीनकर कॉरपोरेट कंपनियों को देना चाहती है? क्यों किसानों को लगता है सरकार का ये कदम किसान विरोधी है? गांव कनेक्शन के पास लोकसभा में पास वो कृषि अध्यादेश का राजपत्र है, उसमें क्या लिखा है आपको सरल शब्दों में बताते हैं ताकि आप समझ सकें कि तीनों कृषि अध्यादेशों में क्या। पहले जानते हैं कि ये तीनों बिल क्या है। गुरुवार 17 सितंबर को लोकसभा में 2 बिल, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धक और सरलीकरण विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण व सरल संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 लोकसभा से पारित हुआ, जबकि एक आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पहले ही लोकसभा में पारित हो चुका है। कृषि से जुड़े इन तीनों विधेयकों को जानिए। कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धक और सुविधा अध्यादेश। कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020 राज्य सरकार को मंडियों के बाहर की गई कृषि उपज की बिक्री और खरीद पर टैक्स लगाने से रोकता है और किसानों को लाभकारी मूल्य पर अपनी उपज बेचने की स्वतंत्रता देता है। सरकार का कहना है कि इस बदलाव के जरिए किसानों और व्यापारियों को किसानों की उपज की बिक्री और खरीद से संबंधित आज़ादी मिलेगी, जिससे अच्छे माहौल पैदा होगा और दामों में बेहतर मिलेंगी। सरकार का कहना है कि इस अध्यादेश से किसान अपनी उपज देश में कहीं भी किसी भी व्यक्ति या संस्था को बेच सकते हैं। इस अध्यादेश में कृषि उपज विपणन समितियों के बाहर भी कृषि उत्पादन बेचने और खरीदने की व्यवस्था तैयार करना है। इसके जरिए सरकार एक देश एक बाजार की बात कर रही है। किसानों के विरोध के बीच लोकसभा में पास हुए कृषि से जुड़े बिल प्रधानमंत्री जी ने भरोसा दिलाया है कि एनएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। तो किसान अपना उत्पाद खेत में या व्यापारिक प्लेटफॉर्म पर देश में कहीं भी बेच सकेंगे। इस बारे में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में बताया कि इससे किसान अपनी उपज की कीमत तय कर सकेंगे, वहाँ जहाँ चाहेंगे वहीं उपज को बेच सकेंगे, जिसकी मदद से किसान के अधिकारों में इजाफा होगा और बाजार में प्रतियोगिता बढ़ेगी। किसानों को उसकी फसल की गुणवत्ता के अनुसार मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता मिलेगी। लोकसभा में बिल पास करते हुए सरकार ने कहा कि इस बदलाव के जरिए किसानों और व्यापारियों को किसानों की उपज की बिक्री और खरीद से संबंधित आज़ादी मिलेगी, जिससे अच्छे माहौल पैदा होगा और दाम भी बेहतर मिलेंगे। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन। पहले व्यापारी फसलों को किसानों के औने पौने दामों में खरीदकर उसका भंडारण कर लेते थे और कालाबाजारी करते थे। उसको रोकने के लिए यह बनाया गया, जिसके तहत व्यापारियों द्वारा कृषि उत्पादों के एक लिमिट से अधिक भंडारण पर रोक लगा दी गई थी। अब नए विधेयक आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 आवश्यक वस्तु की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को हटाने के लिए
लाया गया है। इन वस्तुओं पर राष्ट्रीय आपदा या अकाल जैसी विशेष परिस्थितियों के अलावा स्टॉक की सीमा नहीं लगेगी। इस पर सरकार का मानना है कि अब देश में कृषि उत्पादों को लक्ष्य से कहीं ज़्यादा उत्पादित किया जा रहा है। किसानों को कोल्ड स्टोरेज, गोदामों, खाद्य प्रसंस्करण और निवेश की कमी के कारण बेहतर मूल्य नहीं मिल पाता है। और तीसरा है मूल्य आश्वासन पर किसान संरक्षण एवं सशक्तिकरण समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश। यह कदम फसल की बुआई से पहले किसानों को अपनी फसल को तय मानकों और तय कीमत के अनुसार बेचने का अनुबंध करने की सुविधा प्रदान करता है। इस अध्यादेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है। सरकार की माने तो इससे किसान का जोखिम कम होगा, दूसरे खरीदार ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सरकार का तर्क है कि यह अध्यादेश किसानों को शोषण के भय के बिना समानता के आधार पर बड़े खुदरा कारोबारियों, निर्यातकों आदि के साथ जुड़ने में सक्षम बनाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि इससे बाजार की अनिश्चितता का जोखिम किसानों पर नहीं रहेगा और किसानों की आय में सुधार होगा। सरकार का यह भी कहना है कि इस अध्यादेश से किसानों की उपज दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचेगी, कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ेंगे। विधेयक का विरोध क्यों हो रहा है? तो क्या कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश से किसानों को फायदा होगा? तो लंबे समय से किसान हितों की बात कर रहे स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव इस पर कहते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है कि एपीएमसी मंडियों के साथ कई दिक्कतें हैं। किसान इससे खुश भी नहीं है, लेकिन सरकार की नई व्यवस्था भी ठीक नहीं है। यह अध्यादेश कहता है कि बड़े हुए कारोबारी सीधे किसानों से उपज खरीद कर सकेंगे, लेकिन ये यह नहीं बताता कि जिन किसानों के पास मोल भाव करने की क्षमता नहीं है वे इसका लाभ कैसे उठाएंगे। वे आगे कहते हैं, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक वीएम सिंह भी विधेयक की नीतियों को लेकर सवाल करते हैं। वे कहते हैं सरकार एक राष्ट्र एक मार्केट बनाने की बात कर रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि जो किसान अपने ज़िले में अपनी फसल नहीं बेच पाता वह राज्य या दूसरे ज़िले में कैसे बेच पाएगा। क्या किसानों के पास इतने साधन हैं और दूर मंडियों में ले जाने में खर्च भी तो आएगा। हरियाणा में कृषि अध्यादेश के विरोध में रैली निकाल रहे थे किसान, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई किसान घायल। तो इस अध्यादेश की धारा 4 में कहा गया कि किसान को पैसा 3 कार्य दिवस में दिया जाएगा। किसान का पैसा फंसने पर उसे दूसरे मंडल या प्रांत में बार बार चक्कर काटने होंगे। न तो 2-3 एकड़ ज़मीन वाले किसान के पास लड़ने की ताकत है और न ही वह इंटरनेट पर अपना सौदा कर सकता है। यही कारण है कि किसान इसका विरोध में है। देश के प्रसिद्ध निर्यात नीति विशेषज्ञ और कृषि मामलों के जानकार देविंदर शर्मा कहते हैं कि जिस सरकार सुधार कर रही है वह अमेरिका, यूरोप जैसे कई देशों में पहले से ही लागू, बावजूद इसके वहाँ के किसानों की आय में कमी आई। अमेरिका कृषि विभाग के मुख्य अर्थशास्त्री का कहना है कि 1960 के दशक से किसानों की आय में गिरावट आई है। इन वर्षों में यहाँ पर अगर खेती बची तो उसकी वजह बड़े पैमाने पर सब्सिडी के माध्यम से दी गई आर्थिक सहायता है। वे आगे कहते हैं कि बिहार में 2006 से एपीएमसी नहीं है और इसके कारण होता ये है कि व्यापारी बिहार से सस्ते दाम पर खाद्यान्न खरीदते हैं और उसी चीज़ को पंजाब और हरियाणा में एपीएमसी पर बेच देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एपीएमसी मंडियों का जाल बिछा हुआ है। यदि सरकार इतना ही किसानों के हित को सोचती है तो उसे एक और अध्यादेश लाना चाहिए जो किसानों को एपीएमसी का कानूनी अधिकार दे दे, जो ये सुनिश्चित करेगा कि एपीएमसी के नीचे किसी से खरीद नहीं होगी। इससे किसानों का हौसला बुलंद होगा। तो मध्य प्रदेश के युवा किसान नेता और राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राहुल राज कहते हैं कि इससे मंडी की व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। वे कहते हैं सरकार के इस फैसले से मंडी व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी, इससे किसानों को नुकसान होगा और कॉरपोरेट और बिचौलियों को फायदा होगा। वे आगे कहते हैं कि फार्मर्स प्रोडक्ट ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस में वन नेशन वन मार्केट की बात कही जा रही है, लेकिन सरकार इसके जरिए कृषि उपज विपणन समितियों के एकाधिकार को खत्म करना चाहती है। अगर इसे खत्म किया जाता है तो व्यापारियों की मनमानी बढ़ेगी, किसानों को उपज की सही कीमत नहीं मिलेगी। मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश से
कॉरपोरेट खेती को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का तर्क है कि यह अध्यादेश किसानों को शोषण के भय के बिना समानता के आधार पर बड़े खुदरा कारोबारियों, निर्यातकों आदि के साथ जुड़ने में सक्षम बनाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि इससे बाजार की अनिश्चितता का जोखिम किसानों पर नहीं रहेगा और किसानों की आय में सुधार होगा। लेकिन कृषि विशेषज्ञ तो कुछ और ही कह रहे हैं। अध्यादेश के खिलाफ बढ़ रहा विरोध, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी इससे इस्तीफा दे दिया है। तो भारतीय किसान महासंघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिमन्यु कोहाड़ का मानना है इस नए अध्यादेश के तहत किसान अपनी जमीन पर मजदूर बन के रह जाएगा। इस अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार कृषि का पश्चिमी मॉडल हमारे किसानों पर थोपना चाहती है, लेकिन सरकार यह बात भूल जाती है कि हमारे किसानों की तुलना विदेशी किसानों से नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे यहाँ भूमि जनसंख्या अनुपात पश्चिमी देशों से अलग है और हमारे यहाँ खेती किसानी जीवन यापन करने का साधन है, वहीं पश्चिमी देशों में यह व्यवस्था है। अभिमन्यु बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों का शोषण होता है। पिछले साल गुजरात में पेप्सिको कंपनी ने किसानों पर कई करोड़ का मुकदमा किया था, जिससे बाद में किसान संगठनों के विरोध के चलते कंपनी ने वापस ले लिया था। वे आगे कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत फसलों की बुआई से पहले कंपनियां किसान को माल एक निश्चित मूल्य पर खरीदने का वादा करती हैं, लेकिन बाद में जब किसान की फसल तैयार हो जाती है तो कंपनियां किसान को कुछ समय इंतजार करने के लिए कहती हैं और बाद में किसानों के उत्पाद को खराब बताकर रिजेक्ट कर दिया जाता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन से बड़ी कंपनियों को लाभ मिलेगा। भारतीय किसान महासंघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिमन्यु सिंह कोलाड़ा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में हुए संशोधन पर कहते हैं कि समझने की बात यह है कि हमारे देश में 85% लघु किसान हैं। किसानों के पास लंबे समय तक भंडारण की व्यवस्था नहीं होती, यानी यह अध्यादेश बड़ी कंपनियों द्वारा कृषि उत्पाद की कालाबाजारी के लिए लाया गया। कंपनियां और सुपरमार्केट अपने बड़े बड़े गोदामों में कृषि उत्पादों का भंडार करेंगे और बाद में ऊंचे दामों पर ग्राहक को बेचेंगे। किसान संगठनों का कहना है कि इस बदलाव से कालाबाजारी घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी, जमाखोरी बढ़ेगी। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी 1972 में मंडी एक्ट लेकर आए थे। मंडी में औने पौने दामों पर फसल की कीमत न तय हो, इसकी व्यवस्था इसमें थी, लेकिन नीति असफल हो गई। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव धर्मेंद्र मलिक कहते हैं कि इससे सरकार के हाथ में खाद्यान्न नियंत्रण नहीं रहेगा, सबसे बड़ा खतरा यही है। वे कहते हैं सरकार के आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में बदलाव करके निजी हाथों में खाद्यान्न जमा होने की इजाज़त दे दी है। अब सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। कोरोना संकट के बीच यह नियंत्रण सरकार के हाथ में, इसलिए लोगों को कम से कम अनाज को लेकर दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। इससे धीरे धीरे कृषि से जुड़ी पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। निजी व्यापार सप्लाई चेन को अपने हिसाब से तय करते हैं और मार्केट को चलाते हैं, जिसका सीधा असर ग्राहकों पर ही पड़ेगा। तो ये थे किसान भाइयों तीनों ही अध्याय की रिपोर्ट और पूरी जानकारी आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किए हैं। और किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचा दीजिए।